मधुबाला, जन्म मुमताज जहां बेगम देहलवी, 14 फरवरी 1933 से 23 फरवरी 1969, एक भारतीय अभिनेत्री थीं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। 1950 के दशक में देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली स्टार में से एक, मधुबाला ने 2 दशक लंबे करियर में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें स्लैपस्टिक कॉमेडी से लेकर ऐतिहासिक ड्रामा तक शामिल हैं। अपनी मृत्यु के लंबे समय बाद भी वह बॉलीवुड की एक आइकन बनी हुई हैं। विशेष रूप से अपनी सुंदरता और अपरंपरागत स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। मीडिया आउटलेट अक्सर उन्हें भारतीय सिनेमा की वीनस के रूप में संदर्भित करते हैं। जन्म मुमताज जहां बेगम देहलवी, 14 फरवरी 1933, दिल्ली, ब्रिटिश भारत। मृत 23 फरवरी 1969, आयु 36, बंबई, महाराष्ट्र, भारत। मृत्यु का कारण वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष, हृदय में छेद। विश्राम स्थल जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान, सांता क्रूज, मुंबई। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 1942 से 1964। काम करता है। पूरी सूची। जीवनसाथी किशोर कुमार, एम, 1960। रिश्तेदार गांगुली परिवार, विवाह द्वारा। दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी मधुबाला जब 8 साल की थीं, तब अपने परिवार के साथ बॉम्बे, अब मुंबई, चली गईं और कुछ ही समय बाद उन्होंने बसंत 1942 से छोटी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दीं। 1940 के दशक के अंत में उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाईं और ड्रामा नीलकमल 1947 और अमर 1954, हॉरर फिल्म महल 1949 और रोमांटिक फिल्म बादल 1951 और तराना 1951 से सफलता हासिल की। थोड़े समय के झटके के बाद मधुबाला को कॉमेडी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 1955, चलती का नाम गाड़ी 1958 और हाफ टिकट 1962, क्राइम फिल्म हावड़ा ब्रिज और काला पानी, दोनों 1958, और म्यूजिकल बरसात की रात 1960 में अपनी भूमिकाओं से लगातार सफलता मिली। ऐतिहासिक महाकाव्य नाटक मुगल-ए-आजम 1960 में अनारकली की भूमिका निभाने वाली मधुबाला, जो उस समय भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, ने उन्हें आलोचकों की व्यापक प्रशंसा दिलाई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए एकमात्र नामांकन मिला। तब से आलोचकों द्वारा उनके प्रदर्शन को भारतीय सिनेमाई इतिहास में सबसे बेहतरीन में से एक बताया जाता है। उन्होंने 1960 के दशक में फिल्मों में छिटपुट रूप से काम किया। नाटक शराबी 1964 में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के तहत 3 फिल्मों का निर्माण किया, जिसकी सहस्थापना उन्होंने 1953 में की थी। अपनी गोपनीयता बनाए रखने के बावजूद मधुबाला ने अपने चैरिटी कार्य और निजी जीवन के लिए मीडिया में महत्वपूर्ण कवरेज अर्जित किया। 1950 के दशक की शुरुआत में अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनका एक बेहद चर्चित रिश्ता था, जो नया दौर कोर्ट केस 1956 से 57 के बीच खत्म हो गया। उन्होंने 1960 में अभिनेता गायक किशोर कुमार से शादी की। अपने वयस्क जीवन के दौरान मधुबाला को वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष के कारण सांस लेने में तकलीफ और हेमोप्टाइसिस की समस्या बार बार होती रही, जिसके कारण अंततः 1969 में 36 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला का जन्म मुमताज जहां बेगम देहलवी के रूप में 14 फरवरी 1933 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में हुआ था। वह अताउल्लाह खान और आयशा बेगम की 11 संतानों में से 5वीं थीं। मधुबाला के कम से कम 4 भाई बहनों की मृत्यु शिशु अवस्था में ही हो गई थी। उनकी बहनें जो वयस्क होने तक जीवित रहीं, वे थीं कनीस फातिमा बी 1925, अल्ताफ 1930, चंचल 1934 और जाहिदा 1949 खान, जो पेशावर घाटी के पश्तूनों की यूसुफजई जनजाति से थे, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के स्वाबी जिले से उत्पन्न हुए थे। इंपीरियल टोबैको कंपनी में एक कर्मचारी थे। मधुबाला के परिवार के सदस्यों को पता नहीं था कि वह वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष के साथ पैदा हुई थी, जो एक जन्मजात हृदय विकार है जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था।
मधुबाला ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया और बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के बड़ी हुई। अपने मुस्लिम पिता के रूढ़िवादी विचारों के कारण न तो मधुबाला और न ही जाहिदा को छोड़कर उनकी कोई बहन स्कूल गई। मधुबाला ने फिर भी अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू, हिंदी और साथ ही अपनी मूल भाषा पश्तो सीखी। शुरुआत से ही एक शौकीन फिल्म दर्शक, वह अपनी मां के सामने अपने पसंदीदा दृश्यों का प्रदर्शन करती थी और अपना मनोरंजन करने के लिए नृत्य और फिल्मी पात्रों की नकल करने में अपना समय बिताती थी। अपनी रूढ़िवादी परवरिश के बावजूद उनका लक्ष्य एक फिल्म अभिनेता बनना था, जिसे उनके पिता सख्ती से अस्वीकार करते थे। 1940 में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद खान का निर्णय बदल गया। मधुबाला की मां को डर था कि अगर उन्होंने अपनी छोटी बेटी को मनोरंजन उद्योग में काम करने की इजाजत दी तो उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खान अड़े रहे। जल्द ही मधुबाला को खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में नियुक्त किया गया। 7 वर्षीय मधुबाला ने महीनों तक वहां काम करना जारी रखा और बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के महाप्रबंधक राय बहादुर चुन्नीलाल से परिचित हो गईं। चुन्नीलाल को मधुबाला में तुरंत रुचि हो गई और उन्होंने खान को बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए बॉम्बे जाने का सुझाव दिया। प्रारंभिक कार्य और वयस्क भूमिकाओं में बदलाव। 1942 से 1947 संपादन करना। बेबी मुमताज। मधुबाला ने बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन बसंत 1942 में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिसमें मुमताज शांति बाएं और उल्हास दाएं ने अभिनय किया था। 1941 की गर्मियों में खान मधुबाला और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बॉम्बे चले गए और बॉम्बे के मलाड उपनगरों में मौजूद एक गौशाला में बस गए। स्टूडियो के अधिकारियों से अनुमोदन के बाद चुन्नीलाल ने मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन बसंत 1942 में एक किशोर भूमिका के लिए 150 रुपए के वेतन पर साइन किया। जुलाई 1942 में रिलीज हुई बसंत व्यावसायिक रूप से एक बड़ी सफलता बन गई, लेकिन हालांकि मधुबाला के काम को सराहना मिली, स्टूडियो ने उनका अनुबंध रद्द कर दिया क्योंकि उस समय उसे बाल कलाकार की आवश्यकता नहीं थी। निराश होकर खान को एक बार फिर अपने परिवार के साथ दिल्ली लौटना पड़ा। बाद में उन्हें शहर में कम वेतन वाली अस्थायी नौकरियां मिलीं। दुलारी 1949 में एक और बॉक्स ऑफिस हिट के बाद मधुबाला ने के अमरनाथ की सामाजिक ड्रामा बेकसूर 1950 में अजीत की प्रेमिका की भूमिका निभाई। इस फीचर को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड प्रस्तुतियों में शुमार हुई। इसके अलावा 1950 में वह कॉमेडी ड्रामा हंसते आंसू में दिखाई दीं, जो वयस्क प्रमाणन से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। अगले वर्ष मधुबाला ने अमिय चक्रवर्ती निर्देशित एक्शन फिल्म बादल 1951 में अभिनय किया, जो द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड की रीमेक थी। प्रेमनाथ के चरित्र के साथ अनजाने में प्यार में पड़ जाने वाली राजकुमारी के उनके चित्रण को मिश्रित समीक्षा मिली। एक आलोचक ने उनके रूप की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने एम सादिक की रोमांस फिल्म सैया में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके बारे में सिंगापुर फ्री प्रेस के रोजर यू ने टिप्पणी की कि इसे पूर्णता से निभाया गया था। बादल और सैया दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुईं। इसके बाद मधुबाला ने अभिनेता दिलीप कुमार के साथ लगातार 2 बार काम किया। 1951 की कॉमेडी तराना और 1952 की ड्रामा संगदिल में इन फिल्मों ने आर्थिक रूप से भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे ऑन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी व्यापक दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुई। बाबूराव पटेल की फिल्म इंडिया में तराना की समीक्षा में लिखा है, संयोग से मधुबाला ने इस फिल्म में अपने स्क्रीन करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने दिलीप कुमार की संगत में आखिरकार अपनी आत्मा खोज ली है। मधुबाला को कॉस्ट्यूम ड्रामा शहंशाह 1953 में कास्ट किया गया था। इससे पहले कि कामिनी कौशल ने उनकी जगह ली। अप्रैल 1953 में मधुबाला ने मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। अगले वर्ष एस वासन की बहुत दिन हुए 1954 के लिए मद्रास। उन्हें हृदय रोग के कारण एक बड़ा स्वास्थ्य झटका लगा। वह फिल्म पूरी करने के बाद बॉम्बे लौट आईं और काम से कुछ समय के लिए मेडिकल छुट्टी ले ली, जिसके कारण उन्हें उड़न खटोला 1955 निम्मी प्रतिस्थापित किया गया। बाद में मधुबाला ने 1954 की एक और फिल्म में अभिनय किया, महबूब खान की अमर। फिर भी फिल्मफेयर के रचित गुप्ता ने कहा कि मधुबाला ने अपने सहकलाकारों को पीछे छोड़ दिया और एक सूक्ष्म प्रदर्शन के साथ अपनी भूमिका को प्रभावित किया। 2002 के लिए लिखते हुए दिनेश रहेजा ने अमर को यकीनन मधुबाला का पहला सही मायने में परिपक्व प्रदर्शन बताया और विशेष रूप से उनके और दिलीप की विशेषता वाले एक नाटकीय दृश्य की प्रशंसा की। मधुबाला की अगली रिलीज उनकी खुद की प्रोडक्शन वेंचर
नाता 1955 थी, जिसमें उन्होंने अपनी बहन चंचल के साथ सहअभिनय किया। फिल्म को एक ठंडी प्रतिक्रिया मिली और बहुत सारा पैसा खो दिया, जिससे मधुबाला को नुकसान की भरपाई के लिए किस्मत बेचना पड़ा। मधुबाला ने 1955 में गुरु दत्त की कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेज 55 के साथ वापसी की, जो भारत में उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी और उस समय उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। फिल्म में उन्होंने अनीता वर्मा की भूमिका निभाई, जो एक भोली भाली उत्तराधिकारी है, जिसे उसकी चाची दत्त के चरित्र के साथ एक दिखावटी शादी के लिए मजबूर करती है। द इंडियन एक्सप्रेस की हरनीत सिंह ने मिस्टर एंड मिसेज 55 को एक शानदार सवारी कहा और मधुबाला के शरारतपूर्ण आकर्षण और शानदार कॉमिक टाइमिंग को इसकी प्रमुख संपत्तियों में से एक माना। 1956 के मध्य में नया दौर की शूटिंग के स्थान को लेकर मधुबाला खान और निर्देशक B.R. चोपड़ा के बीच संघर्ष छिड़ गया। उन्हें असहयोगी और गैरपेशेवर बताते हुए चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजयंतीमाला को ले लिया और उन पर 30,000 रुपए के हर्जाने का मुकदमा कर दिया। नया दौर रिलीज होने के बाद चोपड़ा द्वारा इसे वापस लेने से पहले सार्वजनिक जांच के बीच यह मुकदमा लगभग 8 महीने तक चलता रहा। इसके बाद 1956 से 57 के वर्षों में मुकदमे और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मधुबाला ने अपना काम का बोझ कम कर दिया। उन्हें और नरगिस को गुरु दत्त ने अपने प्रोडक्शन प्यासा 1957 में 2 मुख्य महिला पात्रों, एक बेवफा प्रेमिका या सोने के दिल वाली एक वेश्या में से किसी एक की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था। 2 प्रमुख भूमिकाओं के बीच चयन करने में असमर्थ अभिनेत्रियों ने फिल्म को नवागंतुकों माला सिन्हा और वहीदा रहमान को सौंप दिया। मधुबाला 1956 में 2 पीरियड फिल्मों राजहाथ और शिरीन फरहाद में दिखाई दी। दोनों ही आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। अगले वर्ष उन्होंने ओम प्रकाश की गेटवे ऑफ इंडिया 1957। इसके बाद मधुबाला ने नाटक एक साल 1957 में अभिनय किया, जो एक बीमार लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित है और किशोर के बीच स्पष्ट रूप से प्यारी केमिस्ट्री की प्रशंसा करते हुए फिल्म को अब तक की अपनी सबसे पसंदीदा कॉमेडी में से एक कहा। 1962 में मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड की तीसरी और आखिरी प्रस्तुति पठान भी रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अवकाश और अंतिम कार्य 1964 से 1969। संपादन करना। 2 साल के अवकाश के बाद मधुबाला ने 1964 में शराबी पूरी की। यह फिल्म उनके जीवनकाल की अंतिम रिलीज बन गई। मदर इंडिया के लिए लिखते हुए बाबूराव पटेल ने मधुबाला के अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने पुराने दिल के दर्द को फिर से जगा दिया। rediff.com के एक संपादक ने शराबी को एक चमकदार करियर का उपयुक्त समापन कहा, जिसमें अभिनेत्री को उसके सबसे खूबसूरत और सबसे प्रभावशाली रूप में दिखाया गया। एक ऐसी नायिका जो हमारी नजर में कभी बूढ़ी नहीं होगी। मधुबाला की मृत्यु के 2 साल बाद उनकी अधूरी कृतियों में से एक ज्वाला 1971 रिलीज हुई। सुनील दत्त और सोहराब मोदी की सहअभिनीत यह फिल्म मुख्य रूप से बॉडी डबल्स की मदद से पूरी की गई थी। यह मधुबाला की अंतिम स्क्रीन भूमिका थी। व्यक्तिगत जीवन। संपादन करना। एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में जन्मी मधुबाला बहुत धार्मिक थीं और बचपन से ही इस्लाम का पालन करती थीं। 1940 के दशक के अंत में अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के बाद उन्होंने बॉम्बे में पेडर रोड पर एक बंगला किराए पर लिया और इसका नाम अरेबियन विला रखा। मृत्यु तक यह उनका स्थायी निवास बना रहा। उन्होंने 12 साल की उम्र में ड्राइविंग सीखी और वयस्क होने तक वे 5 कारों की मालकिन थीं, ब्यूक, शेवरले, स्टेशन वैगन, हिलमैन और टाउन एंड कंट्री, जिसके मालिक उस समय भारत में केवल 2 लोग थे। अन्य ग्वालियर के महाराजा थे। 3 हिंदुस्तानी भाषाओं की मूल वक्ता के रूप में उन्होंने 1950 में पूर्व अभिनेत्री सुशीला रानी पटेल से अंग्रेजी सीखना शुरू किया। 1950 में मधुबाला को उनके हृदय में एक लाइलाज वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष, हृदय में छेद, का पता चला। निदान को सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि यह उनके करियर को खतरे में डाल सकता था। परोपकार। उन्होंने दान के काम में सक्रिय रूप से काम किया, जिसके कारण संपादक बाबूराव पटेल ने उन्हें दान की रानी कहा। 1950 में उन्होंने पोलियो माइलिटिस से पीड़ित बच्चों और जम्मू और कश्मीर राहत कोष में प्रत्येक को 5,000 रुपए और पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए 50,000 रुपए का दान दिया। मधुबाला के दान ने उनके धार्मिक विश्वासों के कारण एक बड़े विवाद को जन्म दिया और उस समय मीडिया में व्यापक कवरेज मिला। इसके बाद
उन्होंने अपने दान के काम को गुप्त रखा और गुमनाम रूप से दान दिया। 1954 में यह पता चला कि मधुबाला नियमित रूप से अपने स्टूडियो के निचले कर्मचारियों को मासिक बोनस देती रही है। उन्होंने 1962 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एक कैमरा क्रेन भी उपहार में दिया। दोस्ती संपादन करना। जब वह नाबालिग थी और दिल्ली में रहती थी, मधुबाला का लतीफ नाम का एक करीबी दोस्त था, जिसके लिए उसने अपने परिवार के बॉम्बे में स्थानांतरित होने से पहले एक गुलाब छोड़ा था। 1940 के दशक के मध्य में एक बाल कलाकार के रूप में काम करते समय मधुबाला की मित्रता उस समय की एक अन्य बाल कलाकार बेबी महजबीन से हुई, जो बाद में अभिनेत्री मीना कुमारी के रूप में बड़ी हुई। अपनी पेशेवर प्रतिद्वंद्विता के बावजूद मधुबाला ने कुमारी के साथ साथ अन्य महिला सितारों जैसे नरगिस, निम्मी, बेगम पारा, गीता बाली, निरूपा रॉय और नादिरा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा किए। 1951 में प्रेस के साथ एक बड़े संघर्ष के बाद मधुबाला ने पत्रकार बीके करंजिया के साथ मित्रता स्थापित की, जो अपने पेशे के उन कुछ लोगों में से एक बन गए जिन्हें अरेबियन विला के अंदर जाने की अनुमति थी। भारत भूषण की पत्नी सरला भूषण, जिनके साथ मधुबाला का विशेष बंधन था, 1957 में प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण मर गईं, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ। मधुबाला अपने शुरुआती 3 निर्देशकों केदार शर्मा, मोहन सिन्हा और कमाल अमरोही के भी करीब थीं, और जबकि उनके उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होने की अफवाहें रही हैं, उनकी छोटी बहन मधुर भूषण ने ऐसे दावों का खंडन किया है। मुगल-ए-आजम 1960 के सेट पर मधुबाला अक्सर पाकिस्तानी बैरिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दोपहर का भोजन करती थीं, जिन्होंने बाद में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह विशेष रूप से मधुबाला के लिए सेट पर आते थे, और सुशीला कुमारी के अनुसार वह मधुबाला के एकतरफा प्रेमी थे। रिश्ते और शादी संपादन करना। मधुबाला का पहला रिश्ता 1951 की शुरुआत में उनके बादल सहकलाकार प्रेमनाथ के साथ था। धर्म के कारण मतभेद सामने आने से पहले उन्होंने 6 महीने तक डेट किया। नाथ हिंदू थे, हालांकि रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया। फिर भी नाथ मधुबाला और उनके पिता अताउल्लाह खान के जीवन भर करीब रहे। इसके अलावा 1951 में मधुबाला ने अभिनेता दिलीप कुमार के साथ रोमांस शुरू किया, जिनसे उनकी पहली मुलाकात ज्वारभाटा 1944 में काम करते समय हुई थी। उनके अफेयर को पूरे दशक मीडिया में खूब चर्चा मिली। इसका मधुबाला पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उनके दोस्तों ने अगले कुछ वर्षों को उनके जीवन के सबसे खुशहाल वर्षों के रूप में याद किया है। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा, मधुबाला और दिलीप ने सगाई कर ली, लेकिन शादी नहीं कर सके क्योंकि खान को कुछ आपत्तियां थीं। खान चाहते थे कि दिलीप उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में अभिनय करें, जिसे अभिनेता ने अस्वीकार कर दिया। साथ ही दिलीप ने मधुबाला को बताया कि अगर वे शादी करते हैं तो उसे अपने परिवार से सभी संबंध तोड़ने होंगे। नया दौर 1957 के निर्माण को लेकर कोर्ट केस के बीच 1957 में वह उनसे अलग हो गईं। दिलीप ने अदालत में उनके और खान के खिलाफ गवाही दी, जिससे मधुबाला तबाह हो गईं। इस बीच मधुबाला को उनके 3 सहकलाकारों ने शादी का प्रस्ताव दिया: भारत भूषण, एक विधुर, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार। दोनों पहले से शादीशुदा थे। चलती का नाम गाड़ी 1958 के सेट पर मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ दोस्ती फिर से जगाई, जो बचपन के परिचित थे। वे 2 साल तक डेट करते रहे और 16 अक्टूबर 1960 को कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि कुमार, एक हिंदू, ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन इन दावों का खंडन उनकी बहन ने किया है। यह मिलन उनके पिता के साथ साथ उनके ससुराल वालों को भी पसंद नहीं आया, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा एक मुस्लिम से शादी करेगा। मधुबाला और किशोर को उनके विपरीत व्यक्तित्वों के कारण इंडस्ट्री में एक बेमेल माना जाने लगा। स्वास्थ्य में गिरावट और अंतिम वर्ष संपादन करना। मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया, भले ही मुझे पता था कि वह जन्मजात हृदय रोग से मर रही थी। 9 साल तक मैंने उसकी देखभाल की। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। आप कभी नहीं समझ सकते कि इसका क्या मतलब है जब तक आप खुद इस दौर से नहीं गुजरते। वह बहुत खूबसूरत महिला थी और उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई। वह हताशा में चिल्लाती और चिल्लाती रहती। इतना सक्रिय व्यक्ति 9 साल तक बिस्तर पर कैसे रह सकता है? और मुझे हर समय उसका मनोरंजन करना पड़ता था। डॉक्टर ने मुझे यही करने को कहा था। मैंने उसकी आखिरी सांस तक यही किया।
मैं उसके साथ हंसता था। मैं उसके साथ रोता था। किशोर कुमार मधुबाला के साथ अपने रिश्ते पर। 1960 में अपनी शादी के तुरंत बाद मधुबाला और किशोर कुमार अपने डॉक्टर रुस्तम जल वकील के साथ लंदन गए और अपने हनीमून को मधुबाला की हृदय रोग के विशेष उपचार के साथ जोड़ा, जो तेजी से बढ़ रहा था। लंदन में डॉक्टरों ने जटिलताओं के डर से उसका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय मधुबाला को किसी भी तरह के तनाव और चिंता से बचने की सलाह दी। उसे कोई भी बच्चा पैदा करने से मना कर दिया गया और 2 साल की जीवन प्रत्याशा दी गई। बाद में मधुबाला और किशोर बॉम्बे लौट आए और वह किशोर के घर बांद्रा में शिफ्ट हो गईं। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था और वह अब अक्सर अपने पति से झगड़ा करती थीं। अशोक कुमार, किशोर के बड़े भाई, ने याद किया कि उनकी बीमारी ने उन्हें एक बुरे स्वभाव धार्मिक मतभेदों के कारण अपने ससुराल वालों की कड़वाहट से बचने के लिए मधुबाला बाद में बांद्रा में क्वार्टर डेक पर किशोर के नए खरीदे गए फ्लैट में रहने लगी। हालांकि किशोर कुछ ही समय के लिए फ्लैट में रहे और फिर उन्हें एक नर्स और एक ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। हालांकि वे उनके सभी चिकित्सा खर्चों का वहन कर रहे थे। मधुबाला को परित्यक्त महसूस हुआ और शादी के 2 महीने से भी कम समय में वह अपने घर लौट आईं। अपने जीवन के बाकी समय में वे कभी कभार उनसे मिलने आते रहे, जिसके बारे में मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने सोचा कि संभवतः खुद को उनसे अलग करना ताकि अंतिम अलगाव दुख न पहुंचाए। जून 1966 के अंत में मधुबाला आंशिक रूप से ठीक हो गईं। मीडिया ने उनकी वापसी का स्वागत किया, लेकिन शूटिंग शुरू होते ही मधुबाला बेहोश हो गईं। इस तरह फिल्म कभी पूरी नहीं हुई। बाद में उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मुलाकात उनके पूर्व प्रेमी दिलीप कुमार से हुई और छुट्टी मिलने के बाद वे घर लौट आईं। उनकी बेचैनी को कम करने के लिए अनिद्रा से परेशान मधुबाला ने अशोक के सुझाव पर हिप्नोटिक का प्रयोग किया, लेकिन इससे उनकी समस्या और बढ़ गई। मधुबाला ने अपने अंतिम वर्ष बिस्तर पर बिताए और उनका वजन काफी कम हो गया। उनका विशेष आकर्षण उर्दू शायरी था और वह नियमित रूप से अपनी फिल्में, विशेषकर मुगल-ए-आजम, घर के प्रोजेक्टर पर देखा करती थीं। वह बहुत एकांत प्रिय हो गईं। उन दिनों फिल्म उद्योग से केवल गीता दत्त और वहीदा रहमान से ही मिलती थीं। उन्हें लगभग हर हफ्ते एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से गुजरना पड़ता था। उनके शरीर से अतिरिक्त खून बनने लगा जो उनकी नाक और मुंह से बाहर निकल जाता था। इसलिए जटिलताओं को रोकने के लिए वकील को खून निकालना पड़ा और उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ा, क्योंकि वह अक्सर हाइपोक्सिया से पीड़ित रहती थीं। चालाक की घटना के बाद मधुबाला ने फिल्म निर्देशन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और मौत संपादन करना। 1969 की शुरुआत में मधुबाला का स्वास्थ्य गंभीर और बड़ी गिरावट में था। उन्हें हाल ही में पीलिया हुआ था और मूत्र परीक्षण में हेमट्यूरिया होने का निदान किया गया था। 22 फरवरी की मध्यरात्रि में मधुबाला को दिल का दौरा पड़ा। अपने परिवार के सदस्यों और किशोर के बीच कुछ घंटों तक संघर्ष करने के बाद 36 साल की होने के केवल 9 दिन बाद 23 फरवरी की सुबह 9:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला को उनकी निजी डायरी के साथ बॉम्बे के सांता क्रूज में जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनकी कब्र संगमरमर से बनाई गई थी और शिलालेखों में कुरान की आयतें और कविता समर्पण शामिल हैं। लगभग 1 दशक तक सामाजिक परिदृश्य से मधुबाला की अनुपस्थिति के कारण उनकी मृत्यु को अप्रत्याशित माना गया और भारतीय प्रेस में इस पर व्यापक कवरेज मिली। इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें अपने समय की सबसे अधिक मांग वाली हिंदी फिल्म अभिनेत्री के रूप में याद किया, जबकि फिल्मफेयर ने उन्हें एक सिंड्रेला के रूप में चित्रित किया, जिसकी घड़ी ने बहुत जल्दी 12 बजा दिए। प्रेमनाथ, जिन्होंने उन्हें समर्पित एक कविता लिखी, बीके करंजिया और शक्ति सामंत सहित उनके कई सहकर्मियों ने उनकी असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। गॉसिप कॉलमिस्ट गुलशन इविंग ने द पासिंग ऑफ अनारकली शीर्षक से एक व्यक्तिगत विदाई में टिप्पणी करते हुए लिखा, उसे जीवन से प्यार था, उसे दुनिया से प्यार था और वह अक्सर यह जानकर हैरान रह जाती थी कि दुनिया हमेशा उसे प्यार नहीं करती। उसके लिए सारा जीवन प्रेम था, सारा प्रेम जीवन था। वह मधुबाला थी, चमकते सितारों में सबसे प्यारी। 2010 में मोहम्मद रफ़ी और साहिर लुधियानवी सहित उद्योग जगत के अन्य दिग्गजों की कब्रों के साथ मधुबाला की कब्र को भी नए दफन के लिए जगह बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था। उनके अवशेषों को एक अज्ञात स्थान पर रखा गया था। सिनेमा के इतिहास में लड़ा गया अब तक का सबसे सनसनीखेज अदालती मामला के रूप में किया है। मधुबाला 1940 के दशक के अंत से लेकर 1960 के दशक के प्रारंभ तक भारत की सबसे प्रसिद्ध फिल्म सितारों में से एक थीं। 1951 में जेम्स कॉब बर्क ने अमेरिकी पत्रिका लाइफ में एक फीचर के लिए उनकी तस्वीर खींची,
जिसमें उन्हें उस समय भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे बड़ा सितारा बताया गया था। उनकी प्रसिद्धि भारत से बाहर भी पहुंची। निर्देशक फ्रैंक कैपरा ने उन्हें हॉलीवुड में ब्रेक की पेशकश की, जिसे उनके पिता ने अस्वीकार कर दिया और अगस्त 1952 में थिएटर आर्ट्स मैगजीन के डेविड कोर्ट ने उनके बारे में लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी स्टार और वह बेवरली हिल्स में नहीं है। कोर्ट ने मधुबाला के भारतीय और पाकिस्तानी प्रशंसक आधार का अनुमान समकालीन संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की संयुक्त जनसंख्या के बराबर लगाया। नरगिस के साथ साथ ग्रीस में भी उनकी बड़ी प्रशंसक संख्या थी। दिलीप कुमार ने मधुबाला को एकमात्र सितारा बताया जिसके लिए लोग दरवाजे के बाहर भीड़ लगाते थे। उनकी प्रसिद्धि को टाइम पत्रिका ने भी स्वीकार किया, जिसने जनवरी 1959 के अंक में उन्हें कैश एंड करी स्टार कहा। फिल्मों में उन्हें अक्सर प्रमुख पुरुष से पहले बिल किया जाता था और वेब पोर्टल ने उन्हें अपने पुरुष समकालीनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली सेलिब्रिटी के रूप में उल्लेख किया। महल 1949 के लिए एक प्रमुख प्रोडक्शन कंपनी के तहत उनकी पहली फिल्म मधुबाला को 7,000 रुपये का भुगतान किया गया था। फिल्म की सफलता ने एक प्रमुख महिला के रूप में उनके करियर की स्थापना की। 1951 में फिल्म निर्माता और संपादक अरबिंदो मुखोपाध्याय ने बताया कि मधुबाला प्रति फिल्म 1.5 लाख रुपए लेती हैं। मुगल-ए-आजम 1960 में अपने दशक भर के काम के लिए उन्हें अभूतपूर्व रूप से 3 लाख रुपए मिले। मधुबाला को 1949 से 1951 तक और 1958 से 1961 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में 7 बार रखा गया था। मधुबाला की सुंदरता और शारीरिक आकर्षण को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और मीडिया ने उन्हें भारतीय सिनेमा की वीनस और त्रासदी वाली सुंदरता के रूप में संदर्भित किया। 1951 में द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की क्लेयर मेंडोंका ने उन्हें भारतीय स्क्रीन की नंबर 1 सुंदरता कहा। उनके कई सहकर्मियों ने उन्हें अब तक देखी सबसे खूबसूरत महिला बताया। निरूपा रॉय ने कहा कि उनके जैसी दिखने वाली कोई कभी नहीं थी और नहीं कभी होगी, जबकि निम्मी 1954 की फिल्म अमर में सहकलाकार ने मधुबाला से अपनी पहली मुलाकात के बाद एक रात बिना सोए गुजारने की बात स्वीकार की। 2011 में शम्मी कपूर ने 1953 की फिल्म रेल का डिब्बा की शूटिंग के दौरान उनसे यार करने की बात कबूल की। आज भी मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने कभी भी एक अधिक खूबसूरत महिला नहीं देखी। उसके साथ उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, परिपक्वता, संतुलन और संवेदनशीलता को जोड़िए। जब मैं 6 दशकों के बाद भी उसके बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाता है। हे भगवान, क्या सुंदरता, क्या उपस्थिति! अपनी कथित अपील के कारण मधुबाला लक्स और गोदरेज द्वारा सौंदर्य उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर में से एक बन गईं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके लिए खुशी शारीरिक सुंदरता से अधिक मायने रखती है। अपने करियर की शुरुआत से ही मधुबाला ने पार्टियों से बचने और साक्षात्कारों से इनकार करने के लिए ख्याति प्राप्त की, जिसके कारण उन्हें एकांतप्रिय और अभिमानी करार दिया गया। 1958 में एक असामान्य उदाहरण पर उनके पिता ने मधुबाला को नेहरू के निजी समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं देने के लिए तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक माफी पत्र भी लिखा, जहां उन्हें आमंत्रित किया गया था। बचपन से ही फिल्म उद्योग का हिस्सा रही मधुबाला ने सामाजिक परिदृश्य को सतही रूप से देखा और ऐसे समारोहों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त की, जहां केवल वर्तमान पसंदीदा लोगों को आमंत्रित किया जाता है और जहां 1 या 2 दशक बाद मुझे आमंत्रित नहीं किया जाएगा। 2 दशक लंबे करियर में मधुबाला को केवल 2 फिल्मों बहुत दिन हुए 1954 और इंसानियत 1955 के प्रीमियर में देखा गया। उनके नियमित फोटोग्राफर राम औरंगबादकर ने शिकायत की कि उनमें गर्मजोशी की कमी थी और वे बहुत अलग-थलग थीं, जो अशोक मित्रन के बयान में भी झलकता है, जिसमें उन्हें एक अस्पष्ट और दयनीय व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। मधुबाला के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक गुलशन इविंग ने हालांकि इससे असहमति जताई और कहा कि उनकी दोस्त इनमें से कोई नहीं थी। नादिरा ने कहा कि मधुबाला में किसी भी छोटी बात की संकीर्णता या तुच्छता नहीं थी। वह लड़की नफरत के बारे में कुछ नहीं जानती थी और देव आनंद ने उन्हें एक आत्मविश्वासी सुसंस्कृत के रूप में याद किया, जो अपनी सोच में बहुत स्वतंत्र थी और अपनी जीवन शैली और फिल्म उद्योग में अपनी स्थिति के बारे में विशेष थी। मधुबाला के साक्षात्कार देने या प्रेस से बातचीत करने से इनकार करने पर प्रेस के सदस्यों की ओर से अत्यधिक प्रतिक्रियाएं हुई। 1950 की शुरुआत में खान ने अपने फिल्म अनुबंधों में यह जोर देना शुरू कर दिया था कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी पत्रकार को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब कुछ ही समय बाद मधुबाला ने सेट पर आने वाले पत्रकारों के एक समूह का मनोरंजन करने से इनकार कर दिया,
तो उन्होंने उसे और उसके परिवार को बदनाम करना शुरू कर दिया और आगे चलकर उसका सिर काटने और उसे मार डालने के लिए इनाम भी रख दिया। आत्मरक्षा के लिए मधुबाला को राज्य सरकार द्वारा एक रिवॉल्वर ले जाने और सशस्त्र सुरक्षा के तहत घूमने की अनुमति दी गई थी, जब तक कि खान और अन्य पत्रकारों ने अंततः समझौता नहीं कर लिया। फिर भी प्रेस के साथ उनका रिश्ता कड़वा रहा और उनके धार्मिक विश्वासों और कथित अहंकार के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रेस द्वारा निशाने पर लिया जाता था। अपने करियर के दौरान उन्हें जिस एक और बड़े विवाद का सामना करना पड़ा, वह था बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ लड़ा गया नया दौर गृहयुद्ध, जिसका उल्लेख बनी रूबेन ने अपने संस्मरण में भारतीय सिनेमा के इतिहास में लड़ा गया अब तक का सबसे सनसनीखेज अदालती मामला के रूप में किया है। इन सभी मतभेदों के बावजूद मधुबाला मीडिया में एक अनुशासित और पेशेवर कलाकार के रूप में जानी जाती थीं। केदार शर्मा, 1947 की फिल्म नीलकमल के निर्देशक, ने उद्योग में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, वह एक मशीन की तरह काम करती थीं, एक भी भोजन मिस करती थीं। मलाड से दादर तक भीड़-भाड़ वाले तीसरे दर्जे के डिब्बों में रोजाना यात्रा करती थीं और कभी भी काम से देर से या अनुपस्थित नहीं होती थीं। आनंद ने 1958 के एक साक्षात्कार में कहा, जब मधुबाला सेट पर होती हैं तो अक्सर शेड्यूल बहुत आगे बढ़ जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया 1957 और मुगल-ए-आजम 1960 के फिल्मांकन को छोड़कर खान ने कभी भी मधुबाला को रात में काम करने की अनुमति नहीं दी। चिकित्सकीय सावधानियों के बावजूद उन्होंने खुद ही थकाऊ दृश्य भी किए। अभिनय शैली और स्वागत संपादन करना। 22 साल के लंबे करियर में मधुबाला ने लगभग हर फिल्म शैली में अभिनय किया, जिसमें रोमांटिक संगीत से लेकर स्लैपस्टिक कॉमेडी और अपराध थ्रिलर से लेकर ऐतिहासिक ड्रामा शामिल हैं। सेलिब्रिटीज, ए कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफिकल थिसॉरस ऑफ इम्पोर्टेंट मेन एंड वीमेन इन इंडिया 1952 के लेखक जगदीश भाटिया ने उल्लेख किया कि मधुबाला ने अपनी कमियों को लाभ में बदल दिया और अपनी गैर फिल्मी पृष्ठभूमि के बावजूद इंडस्ट्री की सबसे प्रतिभाशाली महिला सितारों में से एक बन गईं। फिल्म इंडिया के लिए लिखते हुए बाबूराव पटेल ने उन्हें आसानी से हमारी सबसे प्रतिभाशाली, सबसे बहुमुखी और सबसे अच्छी दिखने वाली कलाकार कहा। शर्मा, शक्ति सामंत और राज खोसला सहित उनके कई निर्देशकों ने विभिन्न अवसरों पर उनकी अभिनय प्रतिभा की बहुत प्रशंसा की। अशोक कुमार ने उन्हें अब तक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री बताया जिनके साथ उन्होंने काम किया, जबकि दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वह एक जीवंत कलाकार थीं। उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी तात्कालिक थीं कि दृश्य फिल्माए जाने के दौरान भी दिलचस्प हो जाते थे। वह एक ऐसी कलाकार थीं जो तालमेल बनाए रख सकती थीं और स्क्रिप्ट द्वारा मांगी गई भागीदारी के स्तर को पूरा कर सकती थीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए पूर्वव्यापी रूप से लिखते हुए आयशा खान ने मधुबाला की अभिनय शैली को स्वाभाविक और संयमित बताया, यह देखते हुए कि उन्होंने अक्सर परंपराओं की सीमाओं का परीक्षण करने वाली आधुनिक युवा महिलाओं की भूमिकाएं निभाईं। फिल्म समीक्षक सुकन्या वर्मा को लगा कि मधुबाला जैसी अभिनेत्रियों की सिर्फ अच्छी दिखने और ढेर सारे गाने गाने से ज्यादा कुछ करने के लिए सराहना की जानी चाहिए। मधुबाला को मीडिया में उनकी अपरंपरागत भूमिकाओं के लिए स्वीकार किया गया, जैसे कि हावड़ा ब्रिज 1958 में एक चुलबुली कैबरे डांसर, जिसके कारण फिल्मफेयर ने उनकी तुलना रीटा हेवर्थ और एवा गार्डनर से की। चलती का नाम गाड़ी 1958, अमर 1954, गेटवे ऑफ और बरसात की रात 1960 में उनकी भूमिकाओं को भी आधुनिक समय के आलोचकों द्वारा लीक से हटकर और भारतीय सिनेमा में महिला पात्रों के सामान्य चित्रण से काफी अलग होने के लिए नोट किया गया है। मधुबाला को बॉलीवुड में कई आधुनिक शैलियों जैसे पतलून, महिलाओं के लिए और स्ट्रैपलेस ड्रेस को पेश करने का श्रेय भी दिया जाता है। उनकी विशिष्ट लहराती केश शैली को आउट ऑफ बेड लुक के रूप में संदर्भित किया गया था और इसने एक मुक्त और स्वतंत्र महिला के रूप में उनके स्क्रीन व्यक्तित्व को और स्थापित किया। डेविड कॉट ने उन्हें स्वतंत्र भारतीय महिला का आदर्श या भारत को उम्मीद है कि स्वतंत्र भारतीय महिला होगी के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया। मधुबाला का अपने समकालीनों के बीच सबसे छोटा करियर था, लेकिन जब तक उन्होंने अभिनय छोड़ दिया तब तक वह 70 से अधिक फिल्मों में सफलतापूर्वक काम कर चुकी थीं। प्रमुख भूमिकाओं में उनका स्क्रीन समय हमेशा उनके पुरुष सहकलाकारों के बराबर था, जो अन्यथा दुर्लभ रहा है, और उन्हें उन शुरुआती व्यक्तित्वों में से एक होने का श्रेय भी दिया जाता है जिन्होंने जनसंचार के युग में भारतीय सिनेमा को वैश्विक मानकों पर पहुंचा दिया। इसके अलावा बहुत दिन हुए 1954 के साथ मधुबाला दक्षिण भारतीय सिनेमा में करियर बनाने वाली
पहली हिंदी अभिनेत्री बनी जेरी पिंटो ने मधुबाला को उन शुरुआती बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक बताया है जिन्होंने वैम्प और वर्जिन को विलय करके एक विशिष्ट सेक्स सिंबल बनाया। Rediff.com द्वारा 2011 में किए गए एक सर्वेक्षण में मधुबाला को हमारे स्क्रीन पर छाने वाली सबसे हॉट महिलाओं में तीसरा सबसे अधिक वोट मिला। पोर्टल के लेखक ने टिप्पणी की, आखिरकार मुझे लगता है यह सुंदरता के बारे में है और ऐसे बहुत कम लोग थे जो अलौकिक मधुबाला से मेल खा सकें। हालांकि मधुबाला अपने करियर के दौरान लगभग सभी फिल्म शैलियों में दिखाई दीं, लेकिन उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में कॉमेडी शामिल थी। उन्होंने मिस्टर एंड मिसेज 1955 में अपने प्रदर्शन के बाद अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचान हासिल की, जिसे इंडिया टुडे के इकबाल मसूद ने सेक्सी कॉमिक अभिनय का एक अद्भुत नमूना कहा है। हालांकि अपनी सफलता और प्रसिद्धि के बावजूद उन्हें न तो कोई अभिनय पुरस्कार मिला और न ही आलोचनात्मक प्रशंसा। कई आलोचकों ने कहा है कि उनकी कथित सुंदरता उनके शिल्प को गंभीरता से लेने में बाधा थी। मधुबाला अधिक नाटकीय और लेखक समर्थित भूमिकाएं निभाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें अक्सर हतोत्साहित किया जाता था। दिलीप कुमार के अनुसार दर्शकों ने उनकी कई अन्य विशेषताओं को मिस कर दिया। जीवनी लेखिका सुशीला कुमारी ने कहा कि लोग उनकी सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्होंने कभी अभिनेत्री की परवाह नहीं की और शम्मी कपूर ने उन्हें अपनी फिल्मों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद एक बेहद कम आंकी गई अभिनेत्री के रूप में सोचा। मधुबाला की प्रतिभा को पहली बार मुगल-ए-आजम 1960 की रिलीज के बाद स्वीकार किया गया, लेकिन यह उनकी अंतिम फिल्मों में से एक बन गई। अनारकली का उनका नाटकीय चित्रण, जिसे अपस्टाल.com और सामान्य रूप से फिल्मफेयर द्वारा बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन महिला प्रस्तुतियों में शुमार किया गया, ने उन्हें भारतीय सिनेमा में एक स्थायी शख्सियत के रूप में स्थापित किया। फिल्म के एक रोमांटिक दृश्य जिसमें दिलीप कुमार मधुबाला के चेहरे पर पंख लगाते हैं को आउटलुक द्वारा 2008 में बॉलीवुड के इतिहास का सबसे कामुक दृश्य यह घोषित किया गया था और 2011 में हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा 21वीं सदी में उनके आलोचनात्मक स्वागत में सुधार हुआ। खतीजा अकबर ने कहा कि मधुबाला के अभिनय के ब्रांड में एक सहज और सहज गुणवत्ता थी। भारी नाटकीयता और श्रमसाध्य अभिनय की तलाश करने वाला कोई भी व्यक्ति इस बिंदु से चूक गया। 1999 में द ट्रिब्यून के एमएल धवन ने कहा कि मधुबाला अपनी नाजुक ढंग से उठी हुई भौहों के साथ अधिक संवाद कर सकती थीं, जितना कि अधिकांश कलाकार ऊंची आवाज के साथ कर सकते हैं। मिंट की प्रिया रमानी ने कहा, आपको बस उसे गीली साड़ी पहनानी थी, उसे कैमरे में आकर्षक ढंग से झुकने के लिए कहना था या उसके सहकलाकार को एक पंख देना था और आप आराम से भविष्यवाणी कर सकते थे कि सिनेमाई आह कम से कम 100 साल तक गूंजती रहेगी। पत्रकार रऊफ अहमद ने मधुबाला को अपनी हिंदी फिल्म जगत के सबसे बड़े सितारों की सूची में जोड़ा और कहा, मधुबाला परम सौंदर्य की प्रतीक थीं, जिसने एक तरह से एक अभिनेत्री के रूप में उनकी योग्यता को कम कर दिया। उन्होंने चलती का नाम, गाड़ी और मुगल-ए-आजम जैसी फिल्मों में अपने अभिनय में बहुत अधिक चमक और शरारत भरी है। परंपरा संपादन करना। हाल के वर्षों में मधुबाला की विरासत ने छोटे और बड़े सभी उम्र के प्रशंसकों को बनाए रखा है। उन्हें वे लोग भी पहचानते हैं जो पुराने सिनेमा से अपरिचित हैं और सोशल मीडिया पर उनके दर्जनों प्रशंसक साइट्स हैं। आधुनिक पत्रिकाएं उनके व्यक्तिगत जीवन और करियर पर कहानियां प्रकाशित करना जारी रखती हैं, अक्सर बिक्री को आकर्षित करने के लिए कवर पर उनके नाम का भारी प्रचार करती हैं। उनकी विरासत फैशन तक भी फैली है। उन्हें कई प्रतिष्ठित फैशन शैलियों के निर्माता के रूप में स्वीकार किया गया है, जैसे लहराती केश और स्ट्रैपलेस पोशाक, जिनका कई मशहूर हस्तियों द्वारा व्यापक रूप से पालन किया जाता है। उनकी स्थायी लोकप्रियता के अनुसार न्यूज 18 ने लिखा, मधुबाला के पंथ की बराबरी करना एक मुश्किल काम है। आमिर खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऋषि कपूर और नसीरुद्दीन शाह। शोध विश्लेषक रोहित शर्मा ने मधुबाला के बारे में कथाओं का अध्ययन किया है और नई पीढ़ी के बीच उनकी निरंतर प्रासंगिकता के पीछे का कारण अनुमान लगाया है। आज किशोर अपनी युवावस्था में उनके साथ रहने वाली असुरक्षाओं से खुद को जोड़ते हैं, जैसे कि मुहासे और बालों की समस्याएं। दूसरे लोग उन्हें उस दौर की पोस्टर गर्ल मानते हैं जब सुडौल शरीर को सामान्य और कामुक माना जाता था। कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के लिए पसंद करते हैं, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी बराबरी आजकल जाने वाली बॉलीवुड की हीरोइनें कभी नहीं कर सकती।
उनके 80वें जन्मदिन के अवसर पर हिंदुस्तान टाइम्स की निवेदिता मिश्रा ने मधुबाला को भारत द्वारा निर्मित अब तक की सबसे प्रतिष्ठित सिल्वर स्क्रीन देवी के रूप में वर्णित किया। अपनी मृत्यु के बाद के दशकों में वह भारतीय सिनेमाई क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक के रूप में उभरी हैं और उनकी प्रतिष्ठा कायम रही है। साथ ही पोल और सर्वेक्षणों में उन्हें भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक बताया गया है। खतीजा अकबर, मोहनदीप और सुशीला कुमारी ने भी उनके बारे में किताबें लिखी हैं। मधुबाला ने 1942 से 1964 के बीच 72 फिल्मों में काम किया, जिनमें बसंत 1942, नीलकमल 1947, महल 1949, बादल 1951, तराना 1951, अमर 1954, मिस्टर एंड मिसेज 55, 1955, काला पानी 1958, हावड़ा ब्रिज 1958, चलती का नाम गाड़ी 1958, मुगले आजम शामिल हैं। 1960, बरसात की रात 1960, हाफ टिकट 1962 और शराबी 1964। उनकी 73वीं और आखिरी फिल्म मरणोपरांत रिलीज ज्वाला 1971 थी। उन्हें नाता 1955, महलों के ख्वाब 1960 और पठान 1962 में एक निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। मुगले आजम में अपने काम के लिए मधुबाला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यह उनका अब तक का एकमात्र नामांकन था। मधुबाला को श्रद्धांजलि के रूप में उनको समर्पित एक ग्रीक गीत मंडुबाला 2004 एथेंस ओलंपिक के समापन समारोह में प्रस्तुत किया गया था। मधुबाला की 2 फिल्मों मुगले आजम 2004 में और हाफ टिकट 2012 में के डिजिटल रूप से रंगीन संस्करण नाटकीय रूप से रिलीज किए गए हैं। मार्च 2008 में भारतीय डाक ने मधुबाला की विशेषता वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिसे उनके जीवित परिवार के सदस्यों और सहकलाकारों द्वारा लॉन्च किया गया था। उस समय इस तरीके से सम्मानित होने वाली एकमात्र अन्य भारतीय अभिनेत्री नरगिस थीं। 2010 में फिल्म फेयर ने मुगले आजम में अनारकली के रूप में मधुबाला के प्रदर्शन को बॉलीवुड के 80 प्रतिष्ठित प्रदर्शनों की सूची में शामिल किया। मुगले आजम में उनके परिचय दृश्य को सुकन्या वर्मा ने rediff.com की 20 दृश्यों की सूची में शामिल किया, जिन्होंने हमारी सांसें रोक दीं। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और न्यूज 18 के सर्वेक्षणों में इस फिल्म को अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक माना गया है। अगस्त 2017 में मैडम तुसाद के नई दिल्ली केंद्र ने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में फिल्म में उनके लुक से प्रेरित मधुबाला की एक प्रतिमा का अनावरण किया। 2018 14 फरवरी 2019 को उनकी 86वीं जयंती पर सर्च इंजन गूगल ने उन्हें डूडल के साथ याद किया। गूगल ने टिप्पणी की, जबकि उनके लुभावने रूप ने वीनस से तुलना अर्जित की। मधुबाला एक प्रतिभाशाली अभिनेता थीं, जिनकी संयमित शैली हास्य, नाटक और रोमांटिक भूमिकाओं के लिए समान रूप से उपयुक्त थी। दुखद रूप से संक्षिप्त करियर के दौरान 70 से अधिक फिल्मों में दिखाई देने वाली मधुबाला, जो आज 86 वर्ष की हो गई होती, को 1952 में थिएटर आर्ट्स मैगजीन द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी स्टार कहा गया था। जीवनी संपादन करना। 1996 में मोहनदीप ने मधुबाला की पहली जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक था मधुबाला का रहस्य और रहस्य। 1997 में खतीजा अकबर ने मधुबाला हर लाइफ हर फिल्म्स शीर्षक से एक और जीवनी लिखी। सुशीला कुमारी ने 2010 में मधुबाला दर्द का सफर शीर्षक से एक जीवनी प्रकाशित की। संगीत में संपादन करना। 1970 के दशक में ग्रीक गायक स्टेलियोस काजांजिरिस ने मधुबाला को श्रद्धांजलि के रूप में मंडोबाला गीत का निर्माण किया। 2011 की फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में इरशाद कामिल द्वारा लिखित और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत मधुबाला को श्रद्धांजलि देता है। फिल्म में संपादन करना। 1950 की फिल्म मधुबाला का नाम अभिनेत्री के नाम पर उनके स्टारडम को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया था। 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मनमोहन, किशोर कुमार, रेनू मधुबाला को अपने गैराज में देखकर उत्साहित होकर कहते हैं, हम समझा कोई भूत वूट होगा, ओह मुझे लगा कि यह एक भूत था। यह संवाद मधुबाला द्वारा महल 1949 में एक भूतिया महिला के चित्रण का संदर्भ था। अभिनेत्री निशी ने 1960 की फिल्म परख में मधुबाला की पैरोडी की। 1990 की फिल्म जीवन एक संघर्ष में
माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के पात्रों ने चलती का नाम गाड़ी 1958 के मधुबाला और किशोर कुमार के नृत्य अनुक्रम की नकल की। 1990 की फिल्म किशन कन्हैया में माधुरी दीक्षित ने मधुबाला की पैरोडी की। 1995 की फिल्म रंगीला के शुरुआती क्रेडिट में, जो हिंदी फिल्म उद्योग के लिए एक श्रद्धांजलि है, प्रत्येक नाम के साथ एक पुराने फिल्म स्टार की छवि है, जिसमें मधुबाला, देव आनंद और अमिताभ बच्चन शामिल हैं। मधुबाला के अनारकली लुक ने लज्जा 2001 में माधुरी दीक्षित और मान गए मुगले आजम 2008 में मल्लिका शेरावत को प्रेरित किया है। प्रियंका चोपड़ा ने 2007 की फिल्म सलाम इश्क में मधुबाला, मीना कुमारी और नरगिस की पैरोडी की। 2017 में अभिनेत्री मौनी रॉय ने एक नृत्य प्रदर्शन के लिए खुद को मधुबाला की अनारकली के रूप में तैयार किया। मधुबाला ने खोया खोया चांद 2007, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010 और बाजीराव मस्तानी 2015 में क्रमशः अभिनेत्री सोहा अली खान, कंगना रनौत और दीपिका पादुकोण के किरदारों के पीछे प्रेरणा का काम किया है। जुलाई 2018 में मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने घोषणा की कि वह अपनी बहन पर एक बायोपिक बनाने की योजना बना रही हैं। भूषण चाहते हैं कि करीना कपूर मधुबाला का किरदार निभाएं, लेकिन 2018 तक यह परियोजना अपने शुरुआती चरण में है। नवंबर 2019 में फिल्म निर्माता इम्तियाज अली मधुबाला की बायोपिक पर विचार कर रहे थे, लेकिन बाद में उनके परिवार द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। कृति सनोन, कंगना रनौत, कियारा आडवाणी और जाह्नवी